हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का विलेज। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी टैक्स फ्री, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, और लास्ट में इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे पीपीएफ की वैल्यू कि कैसे आप मात्र 300 रुपये लगभग जमा करके करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पीपीएफ क्या होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल नॉलेज का विलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते रहते हैं बहुत ही काम के वीडियोज। सबसे पहले बात करें वीडियो के कंटेंट की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, कौन कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है, और पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पीपीएफ अकाउंट कैसे खोला जाता है, इसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या होती है, पीपीएफ पर ब्याज कितना मिलता है, और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पैसा पीपीएफ में जमा कर सकते हैं, क्या पीपीएफ अकाउंट पे टैक्स लगता है, अगर लगता है तो क्या लगता है, पीपीएफ के बदले आप क्या लोन ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो लोन लेने के क्या क्या रूल्स है, लोन पर कितना इंटरेस्ट लगता है, और पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है, पीपीएफ अकाउंट को बंद कैसे किया जा सकता है और कब किया जा सकता है, पीपीएफ अकाउंट की ड्यूरेशन को, मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और हम देखेंगे कि कैसे आप पर डे मात्र 285 रुपये जमा करके कैसे करोड़पति आसानी से बन सकते हैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करके। तो चलिए फिर एक एक करके बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। पीपीएफ, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं और इसका हिंदी में इसको लॉक भविष्य निधि कहते हैं, ये भारत सरकार ने कंपनियों और संगठनों के बाहर कुछ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए इसकी सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट किया था। लेकिन प्रेजेंट में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संगठित या असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी हो या ना हो, केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। ये एक तरीके का, जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है वैसा ही अकाउंट होता है। इसमें आपको अपना पैसा जमा करना होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा बार बार निकाल सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट में बार बार नहीं निकाल सकते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। इसको आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में मात्र 500 रुपये जमा करके खोल सकते हैं, और हर साल में कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं, और इस अकाउंट को 15 साल तक मिनिमम चलाया जाता है। कुछ शर्तों में आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसकी अवधि को बढ़वा भी सकते हैं। तो ये मोटी मोटी एक जानकारी है कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन इसको खुलवा सकता है। केवल एक भारतीय निवासी जो इंडियन रेजिडेंट होता है वो ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। एनआरआई को पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। हालांकि एक ऐसा इंडियन रेजिडेंट जो एक अकाउंट पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद एनआरआई बन गया है, वह मैच्योरिटी तक अपना अकाउंट कंटिन्यू रख सकता है। अगर नाबालिग के केस में अकाउंट खोला जाता है तो उसके माता पिता या अभिभावक नाबालिग का पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट और कई अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होती है, यानी कि एक पर्सन का एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, एक से ज़्यादा अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं होती है। अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। पीपीएफ खोलने के लिए सबसे पहले तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करने का एक फॉर्म होता है, वो संबंधित बैंक की वेबसाइट पे या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही है, और उस फॉर्म को आप संबंधित बैंक में भी जाके ले सकते हैं, जिस बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, और पासपोर्ट की पासपोर्ट साइज की 2 फोटो चाहिए, और साथ में एक नॉमिनी फॉर्म देता है बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ भी आप अकाउंट खुलवाते हैं। नॉमिनी आपको पीपीएफ अकाउंट में
भरना जरूरी होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए जरूरी होते हैं। अब बात आती है कि पीपीएफ अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में या फिर किसी भी नेशनलाइज बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक आदि के माध्यम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधाएं भी देते हैं। आप घर बैठे अपना पीपीएफ अकाउंट संबंधित बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से ओपन कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक या एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, ये थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसा कि आप ये बैंकों की लिस्ट है, ये बैंक जो है पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक जो है केवल एक मीडिएटर का काम करते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है बैंक में नहीं खुलता है। आप जो भी धन जमा करते हैं, जो भी पैसा अपने पीपीएफ में जमा करते हैं, किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहता है। ये भारत सरकार को जाता है, न कि किसी पर्टिकुलर बैंक को या फिर पोस्ट ऑफिस को। ये केवल एक मीडिएटर होते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी के बारे में। पीपीएफ अकाउंट जो है 15 साल की लॉक इन ड्यूरेशन वाला एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसका मतलब यह है कि पीपीएफ अकाउंट में जमा की गई राशि को मैच्योरिटी पर ही निकाला जा सकता है, जो कि 15 साल है। यानी कि एक बार आप अपना पैसा जमा करते हैं या साल दर साल जमा करते हैं तो 15 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और अगर आप 15 साल की मैच्योरिटी ड्यूरेशन पूरी हो गई है तो आप इसको 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 15 के बाद में 5-5 साल तक के अंतराल में बढ़ा सकते हैं और भी अपना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं और मैच्योरिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। प्री मैच्योरिटी विड्रॉल के लिए, यानी कि समय से पहले विड्रॉल के लिए अनुमति नहीं होती है, लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं। आप प्री विड्रॉल कर सकते हैं मैच्योरिटी ड्यूरेशन से पहले। अब बात आती है पीपीएफ पर ब्याज कैसे लगता है। पीपीएफ का आपके पीपीएफ पर जो भी बैलेंस है इस पर ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की जाती है और ये ब्याज की जो राशि है आपके फाइनेंशियल वर्ष के अंत में पीपीएफ खाते में जमा की जाती है। गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाती है और हर महीने ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख के बाद और महीने की आखिरी तारीख के बीच में सबसे कम पीपीएफ बैलेंस पर की जाती है। इसीलिए पीपीएफ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपने पीपीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन जमा करने की एडवाइस दी जाती है। यानी कि हर महीने जैसे ही फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है आपके खाते में गवर्नमेंट द्वारा पीपीएफ का जो ब्याज की राशि है वो जमा करवा दी जाती है और जो पीपीएफ पर ब्याज है वो प्रत्येक तिमाही पर अलग अलग होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसकी जो गणना है हर महीने की जाती है और हर महीने की 5 तारीख से लेके अंतिम तारीख के बीच में सबसे कम जितना बैलेंस आपके पीपीएफ खाते में है उस पर ब्याज की गणना की जाती है। तो इसीलिए आपको 5 तारीख से पहले अपने पीपीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन जमा करने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा पीपीएफ में जमा कर सकते हैं। कम से कम 500 रुपये सालाना का निवेश करना पीपीएफ खाते में जरूरी होता है। अगर नहीं करते हैं तो आपका जो है पीपीएफ अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और पीपीएफ खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। हालांकि 1.5 लाख से ज़्यादा भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप टैक्स बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं, ब्याज आपको नहीं मिलता है। अगर आपने मिनिमम बैलेंस जमा नहीं किया तो जुर्माना क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति साल भर में अपने पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपये जमा नहीं करता है तो पीपीएफ अकाउंट जो है इनएक्टिव हो जाता है, जैसा कि हमने पहले बात की है। इसको दोबारा एक्टिव करने के लिए प्रत्येक छूटे हुए सालों के हिसाब से कम 500 रुपये आपको जमा कराने होंगे और इन 500 रुपये के साथ में ही 50 रुपये का जुर्माना अलग से जमा करवाना होगा। इससे आपका जो है अकाउंट वापस से एक्टिव हो जाएगा और आपको ब्याज मिलने लगेगा। सपोज
आपने लगातार 3 साल तक पैसा आपके अकाउंट में जमा नहीं करवाया है, 3 साल से आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। तो अगर आप चौथे साल में पिछले 3 सालों का 500 के हिसाब से 1500 रुपये जमा कराते हैं और साथ में ही 50 रुपये प्रत्येक साल के लिए यानी कि 150 रुपये जमा करवाते हैं एज ए पेनल्टी, तो आपका अकाउंट वापस से एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं कि टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स वगैरह कैसे पीपीएफ अकाउंट पे लगता है। एक्चुअली पीपीएफ जो है सबसे शानदार एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जो ईईई की कैटेगरी में आता है, एग्जम्प्ट। यानी कि इस पर आप जो भी अपना पैसा जमा करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको मूलधन बोलते हैं, वो टैक्स फ्री होता है। साथ में आपको जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपके खाते में जमा होता है वो भी ब्याज फ्री होता है। यानी कि जो पैसा आप जमा करेंगे उस पर आपको टैक्स मिलेगा और उसकी मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा, सब कुछ टैक्स फ्री होता है, किसी भी प्रकार का टैक्स पीपीएफ खाते में नहीं लगता है। अब बात करते हैं पीपीएफ पर लोन के बारे में। एक पीपीएफ अकाउंट होल्डर अपने पीपीएफ के बैलेंस पर लोन भी ले सकता है। हालांकि खाता खोलने की दिनांक से तीसरे और छठे वर्ष के बीच में ही लोन लिया जा सकता है, और अधिकतम लोन की राशि है आपके पीपीएफ बैलेंस के 25% तक ही लिमिटेड होती है। पूरे पीपीएफ अकाउंट पर की राशि पर आप लोन नहीं ले सकते हैं। तो अब लोन पर ब्याज कितना लगता है अगर आप पीपीएफ के बैलेंस पर लोन लेते हैं? तो पीपीएफ के बदले लिए गए लोन पर जो देय ब्याज की दर है वो आपके प्रचलित पीपीएफ की दर से 2% अधिक होती है। यानी कि अगर आपको अपने पीपीएफ के बैलेंस पर 8% ब्याज मिलता है तो आप जो लोन लेंगे उस पर आपको 10% ब्याज देना होगा। और इसमें क्या होता है, ईएमआई में आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन की राशि है, उसके साथ ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। एक बार मूल राशि पूरी के भुगतान के बाद में 2 महीने के भीतर ब्याज चुकाना पड़ता है, और यदि आपने 36 महीनों के भीतर ब्याज नहीं चुकाया है तो लोन की मौजूदा ब्याज दर से 6% अधिक ब्याज लिया जाता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर आप कोई भी होम लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन लेते हैं या फिर कार लोन वगैरह लेते हैं, तो हम जितना अमाउंट लोन का लेते हैं तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही हम ईएमआई में इंटरेस्ट अमाउंट भी जमा करते हैं। लेकिन पीपीएफ केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जितना आप लोन लेंगे केवल उसके मूलधन की ईएमआई आपको चुकानी होगी, और जैसे ही आपका ईएमआई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में एकमुश्त आपको उस लोन का ब्याज जमा करवाना होगा। तो ये पीपीएफ पर लोन के कुछ रूल्स थे। अब बात करते हैं पीपीएफ खाते को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट को एक बैंक से पोस्ट ऑफिस में, या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, या फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, या फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में, या फिर सेम बैंक की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। वन अकाउंट का रूल इसमें लागू होता है, यानी कि एक अकाउंट से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट नहीं रख सकता है। तो जहाँ चाहे आप अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में चाहे बैंक में। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट को बंद कैसे किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट को खोलने के 5 वर्ष से पहले इसको बंद करने की परमिशन हालांकि नहीं होती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेज में, जैसे किसी की डेथ होने पे, कुछ सीरियस बीमारी होने पे, या फिर हायर एजुकेशन के लिए पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी अमाउंट लिया जा सकता है समय से पहले, और पीपीएफ को बंद किया जा सकता है। पहला केस होता है मृत्यु होने पर। अगर अकाउंट होल्डर का निधन हो गया है और नॉमिनी उसमें रजिस्टर्ड है, तो नॉमिनी अपना उस पीपीएफ अकाउंट को बंद करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, और इस प्रक्रिया में कोई भी जुर्माना नहीं देना होता है। इसमें पूरा पैसा ब्याज सहित उस नॉमिनी को मिल जाता है विदाउट पीपीएफ की मैच्योरिटी के ही। दूसरा केस होता है गंभीर बीमारी के केस में। पीपीएफ अकाउंट होल्डर को या तो खुद को गंभीर बीमारी हो जाती है, या फिर पति पत्नी या फिर
अपने बच्चे या माता पिता की किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उसको पैसा चाहिए तो भी वो पीपीएफ अकाउंट बंद करवा सकता है और अपना पैसा निकलवा सकता है। उसके लिए उसको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ये प्रूव करने के लिए कि वाकई आपको ये पैसा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए चाहिए। तीसरा केस होता है हायर एजुकेशन के लिए। स्वयं की या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए भी अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है और अपना पैसा लिया जा सकता है। अब बात आती है कि पीपीएफ अकाउंट में कितनी बार पैसा जमा किया जा सकता है। पहले क्या होता था, साल में 12 बार से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट में आप पैसा जमा नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार ने 2019 से ये पाबंदी हटा दी है और प्रेजेंट में नियम के मुताबिक अब आप पीपीएफ अकाउंट में जितनी बार चाहे पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर बार आप जितना पैसा जमा करेंगे वो 50 के गुणांक में होना चाहिए, यानी कि आप 2051 रुपये जमा नहीं कर सकते हैं। 2050 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं, जितने चाहे कर सकते हैं, 50 के गुणांक में होना चाहिए। पीपीएफ अकाउंट की ड्यूरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के बाद मैच्योर हो जाता है, जिसमें मैच्योरिटी के समय व्यक्ति के पास 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाने के 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कंट्रीब्यूशन के साथ में पीपीएफ का एक्सटेंशन, दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन के बिना पीपीएफ का एक्सटेंशन। पहले ऑप्शन में क्या होता है, एक ग्राहक पीपीएफ अकाउंट की अवधि को 5 साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है और ग्राहक को फॉर्म जमा करके अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवाना होता है और रिक्वेस्ट देना होता है कि मैं 5 साल के लिए ये अकाउंट जो है एक्सटेंशन करवाना चाहता हूँ और अगले 5 सालों के लिए उसको कंट्रीब्यूशन जमा कराना होता है। दूसरे केस में क्या होता है, केवल उसको सिंपली एप्लीकेशन देनी होती है कि मैं कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो है इसका एक्सटेंशन 5 साल तक कर दिया जाए, यानी कि 5 साल तक, अगले 5 साल तक वो उसमें कंट्रीब्यूशन जमा तो नहीं करवाएगा, लेकिन जितना ऑलरेडी जमा धन है उस पर ब्याज उसको मिलता रहेगा। पीपीएफ अकाउंट बंद करने की आवश्यकता नहीं है, मैच्योरिटी अमाउंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं है 15वें साल पर। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं मैच्योरिटी ड्यूरेशन पूरी, यानी कि 15 साल पूरा होने के बाद में पीपीएफ का एक्सटेंशन कंट्रीब्यूशन के साथ और पीपीएफ का एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। अब बात आती है पीपीएफ पर ब्याज दर और उसकी गणना कैसे की जाती है। मई 2021 से पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% ब्याज दर लागू है। अभी तक सरकार ने नई दर की घोषणा नहीं करी है, और लेकिन सरकार हर 3 महीने के बाद पीपीएफ अकाउंट सहित सभी छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर नई ब्याज दर की घोषणा करती है। इस अकाउंट पर ब्याज की गणना वित्तीय वर्ष के अंत में होती है और हर साल 31 मार्च को ब्याज की गणना करके अकाउंट में बैलेंस को जोड़ा जाता है। आप यानी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा 31 मार्च के बाद में, तो आपकी जो ब्याज की राशि है वो पूरी आपके खाते में गवर्नमेंट द्वारा जमा की जाती है और ब्याज की जो गणना है मासिक आधार पर की जाती है, हर महीने ब्याज की गणना की जाती है। इसमें देखा यह जाता है कि किसी महीने की 5 तारीख से लेकर उस महीने की अंतिम तारीख के बीच आपके अकाउंट में जितना न्यूनतम बैलेंस था उस पर आपको उस महीने का ब्याज दिया जाता है। उसी न्यूनतम पैसे के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है, इसलिए हर महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा कर दिया जाए तो ब्याज बेहतर मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने 5 तारीख तक पैसा जमा किया तो उस राशि पर ब्याज उससे उसी महीने मिल जाएगा, लेकिन अगर 5 तारीख के बाद पैसे जमा किए तो ब्याज अगले महीने से जुड़ेगा। अब बात करते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर की कि कैसे पीपीएफ जो है की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कितना पैसा जमा करके कितने सालों बाद में आप कितने मैच्योरिटी अमाउंट बनती है। तो पीपीएफ कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने ब्राउजर पर और टाइप करना होगा पीपीएफ कैलकुलेटर। हमने पीपीएफ कैलकुलेटर यहाँ पे टाइप किया है तो बहुत सारे पीपीएफ कैलकुलेटर के लिंक्स यहाँ पे आ गए हैं, जैसे ये ग्रो ऐप का है, ये क्लियरटेक्स का है, अलग अलग बैंकों के हैं, यहाँ एक्सिस बैंक का है, यहाँ पे स्क्रिप्ट बॉक्स का है, यहाँ पे CRD का, NDTV का है, अलग अलग कंपनी के पीपीएफ कैलकुलेटर हैं। ये सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो हम कोई से भी एक पर क्लिक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया है कैलकुलेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैच्योरिटी अमाउंट ऑनलाइन पे। ये देखिए पीपीएफ कैलकुलेटर हमारे सामने ओपन हो गया है। अब देखिए ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैसे आप इन्वेस्टमेंट मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, ईयरली करेंगे, तो कैसे भी आप
इसमें चूज कर सकते हैं। तो अगर मंथली हम यहाँ जमा करते हैं 8,500 रुपये और इसकी प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1%। तो यही अगर इंटरेस्ट रेट रहती है तो 15 साल की मैच्योरिटी बाद में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 27,66,382 रुपये। अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ हो गया 20 साल, तो ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है 85 रुपये पर मंथ जमा करके 45,27,636 रुपये। अगर इस अवधि को आप बढ़ा के 30 साल यहाँ कर देते हैं, ये देखिए 30 ईयर्स यहाँ लिखा है, 30 ईयर तक अगर 85 रुपये आप पर मंथ जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 1,05,06,619 रुपये। तो इस प्रकार से आप पीपीएफ में मात्र 8500 रुपये यानी कि 283 रुपये 33 पैसे पर डे जमा करके 30 साल तक आपको 31वें साल आप 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं। आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।